आज हम लोग इमाइल डर्कहाइम डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी को हम पढ़ने की और समझने का प्रयास करेंगे। इमाइल डर्कहाइम 1857 में स्कॉलरशिप प्राप्त करके आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाता है। जर्मनी फ्रांस जो है, इमाइल डर्कहाइम फ्रांस का है, लेकिन वह जर्मनी जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तब फ्रांस में बहुत ज़्यादा केओस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है और वहाँ पर जो है बहुत सारा केओस मचा हुआ है और समाज में विभाजन है। इसलिए लेकिन जर्मनी जो है एकीकृत हो चुका है और जर्मनी एक बढ़िया सेंटर के तौर पर उभरा है, जहाँ पर आप साइकोलॉजी फिलॉसफी को लेकर रिसर्च हो रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हो रही है इन विधाओं में। तो वहाँ पर पहुँचता है 1857 में जर्मनी में वह विलियम उंट नाम के जो है एक टीचर से मिलता है, जो उस समय साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, अप्लाई करने के लिए। यानी कि साइकोलॉजी की पढ़ाई में वो साइंस के मेथड्स को अप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं। तब के समय में क्या होता है कि साइंस की लेकर धूम मची हुई है, हर जगह साइंस, न्यूटन से लोग प्रभावित है, गैलीलियो से प्रभावित है। और उस समय जो है हर जगह अगर जो चीज़ आपका साइंस से रिलेटेड नहीं है, अगर साइंटिफिक मेथड पर अगर आपका कोई स्टडी नहीं है, तो समाज उसे नकार दे रहा है। इस तरीके से विलियम उंट जो है उसके टीचर होते हैं और वो इस बात को समझते हैं, लेकिन डर्कहाइम जो है वो रिजेक्ट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है विलियम उंट के जो है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से। तो वो क्या करता है कि लेकिन यहाँ पर वो कैच है कि वो फिलॉसफी जो है उसका वैल्यू करता है। विलियम उंट के फिलॉसफी को वैल्यू करता है, उनके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को नकार देता है और कहता है कि उससे ज़्यादा वो प्रभावित नहीं है। और आप देखेंगे कि आगे चलकर डर्कहाइम जो है ये जो फिलॉसफी है उसका, ये पूरा जो डर्कहाइम का जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसको बहुत अधिक हम फिलॉसफिकल कहा जाता है और इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये पूरी फिलॉसफी है। लेकिन हम इसे समझेंगे कि यही जो है डिवीजन ऑफ लेबर आगे चल के पूर्ण सोशोलॉजी के लिए जो है नींव रखेगा। तो यही विलियम उंट के फिलॉसफी का प्रभाव उस पर पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी स्कॉलर अपने समय का होता है कि मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो ये इमाइल डर्कहाइम के साथ भी ऐसा ही है। इमाइल डर्कहाइम जो है अपने शिक्षकों से प्रभावित होता है, उनसे कंसेप्ट लेता है और उन सबको मिलाकर अपना एक नया कंसेप्ट जो है उसकी स्थापना करता है। यहाँ पर वो जो चीज़ बोरो कर रहा है, जो कंसेप्ट, वो अपने शिक्षक एल्बर्ट स्कैफल से बोरो कर रहा है। एल्बर्ट स्कैफल कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर होल्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आइडियाज एंड कॉन्शियसनेस, वेयर एनिमल्स आर कमिंग टुगेदर ड्रिवन बाय देयर कॉमन फिजिकल एंड मटेरियल इंटरेस्ट, जिसे कि हम मैकेनिकली उनको जुड़ा हो कहेंगे या नीड्स के। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कॉमन आइडियाज़ के दो ह्यूमन बींग्स के बीच में कौन सी चीज़ जो है वो जोड़ती है, तो वह है कॉमन आइडियाज़। और उसके बाद जानवरों को लेकर उनका कहना है कि जानवर से हम कैसे अलग हैं, तो जानवर अपने नीड्स के आधार पर, फिजिकल एंड मटेरियल इंटरेस्ट के आधार पर जो है एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जबकि इंसान जो है वह कॉमन आइडियाज़ और कॉन्शियसनेस के आधार पर वो है एक दूसरे से जुड़ता है। इसलिए वो कहता है, यहाँ से एक आइडियोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, कि आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और आज भी आप देखेंगे कि विचारधारा के आधार पर एक दूसरे की हत्या तक हो जाती है। तो कॉन्शियसनेस इज द फाउंडेशन टू ह्यूमन सोसाइटी, इसका यही नतीजा है कि कॉन्शियसनेस जो है वही ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण करता है। इस तरीके से एल्बर्ट सफल से वो अपना ये बात वो सीखते हैं। अल्बर्ट सफल आगे कहते हैं कि सोसाइटी इज एग्जिस्टेंस प्रायर टू द पीपुल हु आर पार्ट ऑफ इट्स टुडे। कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी आज के जो लोग हैं उनसे पहले भी है। इसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो गांधी से पहले भी सोसाइटी थी, गांधी के बाद भी सोसाइटी थी, और गांधी के समय तो सोसाइटी थी और उससे पहले भी सोसाइटी थी। कहने का मतलब है कि गांधी राष्ट्र के पिता नहीं हैं। राष्ट्र उनसे पहले भी था, राष्ट्र उनके समय में भी था, और राष्ट्र यानी कि सोसाइटी उनके बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये मैं बात आज कह दूं तो आज मुझे शायद जेल भेज दिया जाए, इसको लेकर मेरी आलोचना हो जाए, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्बर्ट सैफल कह रहे हैं, उनकी थ्योरी ये कह रही है, जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इट विल एग्जिस्ट आफ्टर देम, इट विल गॉट इट्स एग्जिस्टेंस, इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट आफ्टर देम, एंड इट
गॉट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि समाज जो है अपना एग्जिस्टेंस खुद बनाता है। आपको ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। समाज के कलेक्टिव जो आइडियाज होते हैं वह जब बदलेंगे तो समाज बदल जाएगा। तो समाज कहता है कि सोसाइटी इज हैविंग इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इट हैज इट्स ओन डेस्टिनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल हु आर पार्ट ऑफ इट टुडे। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि समाज की अपनी डेस्टिनी है और इसमें वो इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। आगे अल्बर्ट सैफल क्या कहते हैं, आप देखिए। अल्बर्ट सैफल आगे कहते हैं कि इट इज कॉन्साइंस कलेक्टिव दैट इज बाइंडिंग पीपल टुगेदर। ओनली सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज सोसाइटी। सोसाइटी इज सुई जेनरस। इसका मतलब यह है, सुई जेनरस आप लगातार सुनेंगे ये। तो कहने का मतलब है कि समाज जो है वो सुई जेनरस है, यानी कि सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मेंटेन्ड एंड कंटिन्यूअस है। समाज आगे बढ़ता रहेगा, आपके पीछे नहीं पड़ेगा। आपके किसी व्यक्ति के मर जाने से समाज नहीं मर जाता है। एक सेल्फ मेंटेन्ड, सेल्फ क्रिएटेड, कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि समाज हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अल्बर्ट सैफल क्या कहते हैं, आइए। अल्बर्ट सैफल ने ये बात समझा दी कि क्या समझाया उसने, सुई जनरस का कंसेप्ट दिया कि समाज इंडिविजुअल पर निर्भर नहीं करता है। और उसका साफ कहना था कि आइडिया जो है, आइडिया आदमी को होल्ड करके रखता है। कॉन्शियसनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऐसा ही कुछ बात जो है फुस्टल डी कोलांज, जो कि उसके एक दूसरे टीचर हैं इमाइल डर्कहाइम के, वो कहते हैं कि सोसाइटी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि रेशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप 4-5 पॉइंट आपने रखा और 5 पॉइंट पर आप अगर सहमत हैं तो ठीक है, और जिस दिन ये 4-5 पॉइंट पर आप सहमत नहीं होंगे उस दिन आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए, आप अलग हो गए। कहता है फुस्टल डी कोलांज कि सोसाइटी ऐसे नहीं बनती है, ये रेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज कॉन्साइंस कलेक्टिव दैट इज होल्डिंग पीपल टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि कॉन्साइंस कलेक्टिव है जो है वही इंसान को होल्ड करके रखता है। आपका ये रेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की आप जब चाहें अब इससे बाहर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्साइंस कलेक्टिव में आप बाहर नहीं होंगे, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। समाज जिस चीज़ को गलत मानेगा वह गलत होगा, और समाज जिस चीज़ को सही मानेगा वह सही होगा। अभी आपका उदाहरण है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, जो आप देखेंगे कि कॉमेडियंस का जो उदाहरण है आपके सामने, एक जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें समाज ने जिस चीज़ को गलत माना उसको पूरी भर्त्सना की गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, क्या लेफ्ट, क्या वाम, सब ने, कांग्रेस हो या यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की आलोचना की कि आपने जो भी कहा है गलत कहा है। तो पूरे एक हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी, हर किसी ने इस चीज़ को आलोचना की उन कॉमेडियंस की कि आपने समाज के वैल्यूज़ को गिराया है और आपने समाज के वैल्यूज़ का उल्लंघन किया है। तो ये होता है कॉन्साइंस कलेक्टिव। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप कंफ्यूज कर जाएं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कॉन्साइंस, कलेक्टिव विल में अगर आप दोनों में कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एक समझा देता हूं थोड़ा सा कि कलेक्टिव विल जो है वह कलेक्टिव कॉन्साइंस नहीं है। कलेक्टिव कॉन्साइंस इज शेयर्ड मोरल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर शेयर्ड शब्द पर आपको ध्यान जाना चाहिए कि शेयर्ड मोरल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग है दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल। कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिव कॉन्साइंस सबके लिए है, वेल बीइंग ऑफ ऑल, एंड इट इज इंड्योरिंग एंड इमोशनल, रूटेड इन डीप कनेक्शंस। वही बात है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बांधने वाली जो ताकत है वही है, जो आइडिया है वो क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। लेकिन कलेक्टिव विल ऑन द अदर हैंड इज ड्रिवन बाय द इमीडिएट इंटरेस्ट और डिजायर्स ऑफ द मेजोरिटी। यहाँ पर मेजोरिटी शब्द का महत्व है कि जो मेजोरिटी के लिए अच्छा हो वो कलेक्टिव विल है, और जो सबके लिए अच्छा हो वो क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको समराइज किया कि इन शॉर्ट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज अबाउट शेयर्ड वैल्यूज एंड एथिक्स व्हाइल कलेक्टिव विल इज अबाउट मेजोरिटीज डिजायर और इंटरेस्ट एट अ गिवन टाइम। ये जो गिवन टाइम का मतलब ये है कि मेजोरिटी जो डिसाइड करेगी, जैसे मेजोरिटी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, एक तत्कालिक, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कालावधि में मेजोरिटी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, तो वो बना लेगी। तो ये इट ए गिवन पॉइंट मेजोरिटी का डिज़ायर क्या है,
वोटिंग राइट्स, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मैं दे दूं कि वोटिंग राइट्स क्या है, कलेक्टिव विल है, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइमरली अ प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किया गया है। तो ये उदाहरण आपको मैंने देकर समझाया। आगे आप देखेंगे कि दिस टू आइडियाज़ आर इन्फ्लुएंस, हमने इसको समराइज करके आप लिख सकते हैं आप एग्जाम में, केवल एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक लाइन में आपको निपटाना है। तो अल्बर्ट सेफल का कंसेप्ट है कि आइडियाज होल्ड्स पीपल टुगेदर, और द आइडिया ऑफ द फुस्टल डी कोलांज वाज द कॉन्साइंस कलेक्टिव होल्ड्स पीपल टुगेदर। कहने का मतलब है कि सेफल कहता है कि आइडिया पीपल को होल्ड करते हैं, और कौन सा आइडिया, कलेक्टिव कॉन्साइंस का जो आइडिया है वो फुस्टल डी कोलांज कहता है कि वो व्यक्ति को होल्ड करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। यानी कि समाज क्या है, स्यू जनरिस है, और कहने का मतलब यह है कि समाज स्यू जनरिस है और वह इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर किसकी महत्व दिया जा रहा है, सोसाइटी को महत्व दिया जा रहा है और इंडिविजुअल को महत्व नहीं दिया जा रहा है। अब आप पूरी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। जिस डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर आखिर है क्या, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स वी आर डूइंग समथिंग और अदर बिकॉज आवर सोसाइटी वांट्स टू डू इट एंड आवर सोसाइटी क्रिएट्स प्रोविजन फॉर अस टू डू दैट। यहाँ पर दो चीज़ है, कहने का मतलब एकदम बिल्कुल साफ है कि जो समाज हमको कहता है करने के लिए, वह चीज़ जो हम कर रहे हैं वह समाज हमको करता है, कहता है जो हम करते हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर है। समाज हमारे लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, समाज हमारे लिए वो व्यवस्था जो है बनाकर देता है कि तुम्हें यही काम करना है, वही डिवीजन ऑफ लेबर है। यानी कि हमारी कोई मर्जी नहीं है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये समाज ने ऐसी व्यवस्था बना दी, समाज ने आपको मजबूर कर दिया है, ऐसा बैरियर स्थापित कर दिया, ऐसा आप पर प्रभाव डाल दिया है कि आप आईएएस की तैयारी करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कहने का मतलब है कि इफ़ आई डू समथिंग बिकॉज माई सोसाइटी वांट्स मी टू डू इट, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर फ्रॉम सोशोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। कहने का मतलब साफ है कि देयरफॉर यू नीड टू स्टडी सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ लेबर। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर को समझने के लिए हमें सोसाइटी को पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। क्यों? क्योंकि समाज हमारे लिए जो कहता है वह हम करते हैं, तो हमें समाज के लिए पहले समझना जरूरी है आज आखिर है का। ये सोसाइटी डिफाइंस व्हाट यू कैन डू एंड बेट्स ऑन इट्स प्रिस्क्रिप्शन वी मेक आवर चॉइसेस। कहने का मतलब साफ है कि समाज को समझना होगा सबसे पहले, और समाज को समझने का मतलब क्या है, देखो क्या कहता है कि द डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू व्हाट पीपल डू इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी। यानी कि समाज आपका जो भी डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये समाज का दिया हुआ है, आपका सोच नहीं है। समाज ने ऐसा सोच बना दिया है कि सोनू जो छोटा बच्चा था, आपने देखा होगा एक वायरल रील, उसमें कहता है सोनू कि मैं आईएएस बनूंगा। तो सोनुआ को आईएएस बनाने के लिए समाज ने मजबूर कर दिया, इसलिए वह आईएएस की रट लगाए हुए है। अगर हम लोग आज, पहले हम समाज में, जिस समाज में आज हम पैदा हुए हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अगर हम हंटर एंड गैदरर फैमिली में पैदा होते तो बताइए हम क्या सोचते, हम शिकार के बारे में सोच रहे होते, हंटर एंड गैदरर होते। तो आज से हमारा अगर जन्म बहुत पहले हुआ होता, अगर आदि मानव काल में, तो हम क्या करते, हमारा सोच वही होता। इसलिए समाज ही जो है, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस बट इट इज शेप्ड बाय सोसाइटल स्ट्रक्चर्स। द सोसाइटी वेयर वी आर बोर्न सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस आवर अपॉर्चुनिटी। जिस समाज में हम पैदा होते हैं, वह समाज जो है हमें मजबूर करता है कोई काम करने के लिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आप समझ गए होंगे, साफ है सोशोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से कि डिवीजन ऑफ लेबर जो समाज कहता है हमें करने के लिए। आई डू समथिंग बिकॉज माई सोसाइटी वांट्स मी टू डू इट, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, सिंपल। अब आगे के हम एपिसोड में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, आगे के लेक्चर में खास करके हम ये समझने का ये क्वेश्चन दैट इज ऑफ्टन आस्क्ड, हाउ इज डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर
डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स। कहने का मतलब है कि उसके पूर्ववर्ती जो थे, प्लेटो थे और बाकी लोग थे, उन लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे डिफाइन किया था, और डर्खाइम का डिवीजन ऑफ लेबर की जो थ्योरी है इन लोगों से अलग कैसे थी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।